जिस पल का आपको इंतजार था NH24/7 में आप स्टक रहिए, बने रहिए और महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। मुलाकात कार्यक्रम में अनेक बार सुकुल रहा कि बाजार चौक में भाषण दे के अवसर मिले। आप सब जन जय जोहार, राम राम, नमस्कार, सतनाम, साहेब बंदगी। अभी ये चुनावी सभा आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार के, आज के शाम के बाद प्रचार प्रसार बंद होकर बाद कल फिर कत्ल के रात के थे ना, कल फिर डोर टू डोर सब जनला प्रचार प्रसार करना है। परसों मतदान। ये वक्त राजनांदगांव विधानसभा में परिवर्तन के मन बना ले। जिन परिवारवाद के विरोध करते रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी, तो नांदगांव में खुद लड़ा थे, खैरागढ़ में भांचा लड़ा थे, पंडेरिया में भांची लड़ा थे। ये परिवारवाद नो है। ते मन पर उपदेश कुशल बहुत तेरे और एकर मन के झूठ लबारी मारे के पुराना आदत कबू नहीं सुधरे हम। अभी रमन सिंह पहले कहे कि एक एक दाना धान खरीदूं, 300 रुपया बोनस दूं, 21 सम खरीदूं। एको साल 21 सम खरीदी सो धान। अभी फिर कहा तो 31 सम खरीदूं। 21 सम खरीद नहीं सकते हैं, 31 सम काला खरीद ले। तो झूठ बोले के कर मन के पुराना आदत। और 5 साल हमन जन काम करें, सबसे पहले किसान मन के ऋण माफी करें, 2500 रुपया खरीदी शुरू करें। केंद्र सरकार रंगा लगाई तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें, 4 किस्त दें। ये साल 3 किस्त मिल गई, 4था किस्त मार्च महीना में मिल जाए तुम्हारा। 4 किस्त में कोरोना काल आई तबो हमन उसे जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जी। तो भरोसे का घोषणा पत्र, उसके संदर्भ में आप ये देख सकते हैं NH24/7 में। अब आपसे निवेदन है कि आप यहीं पर बने रहिए। आइए NH24/7 में अपने रिमोट को थाम दीजिए, उसे किनारे रख दीजिए और अब घोषणा पत्र कांग्रेस का बहुप्रतीक्षित, जिसका इंतजार था, धान को लेकर जो घोषणा होने वाली थी उसका इंतजार था, उसकी बारी आ गई है। देखना होगा क्या होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि धान की कीमत 3200 रुपए तक का वादा हो सकता है। भूपेश बघेल के साथ तमाम दिग्गज नेता बैठे हुए हैं और 3200 से लेकर 3600 रुपए तक वादा हो सकता है। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगी। अभी वो मंच पर नहीं दिखाई दे रही हैं, भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भी घोषणा पत्र जाएगा। रायपुर के राजीव भवन में ये आप देख रहे हैं अपनी, माफ कीजिएगा, रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रहेंगी। सीएम भूपेश बघेल अभी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजनांदगांव से जुड़े हैं और इसके अलावा अलग अलग नेता इसे सभी संभाग मुख्यालयों में जारी करेंगे। ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। बस्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सरगुजा में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, बिलासपुर में डॉक्टर चरणदास महंत, दुर्ग में ताम्रध्वज साहू, कवर्धा में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर घोषणा पत्र जारी करेंगे। अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने अलग अलग मंचों से 17 घोषणाएं की हैं, जो आपको बखूबी पता है। राजनांदगांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ेंगे और राजनांदगांव से घोषणा पत्र जारी करने का यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि चुनाव प्रचार अभियान कुछ देर बाद थम जाएंगे, उससे पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे क्षेत्र में अलग अलग संभाग स्तर पर भी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। 17 बड़ी घोषणाएं आपको पता ही है जो अलग अलग मंचों से तमाम दिग्गज नेताओं ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने, जैसे कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली, सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, जातिगत जनगणना, 17.5 लाख परिवारों का आवास, किसानों का कर्जा माफ, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और KG to PG मुफ्त शिक्षा, परिवहन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों का 726 करोड़ का कर्ज माफ, खूब चंद स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्क, भूमिहीन मजदूरों को मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए, इत्यादि इत्यादि। तो अब इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप
राजनांदगांव से देख रहे हैं। और आपको बता दें कि राजीव भवन, रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा घोषणा पत्र को प्रस्तुत करेंगी, लॉन्च करेंगी। सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से जुड़े तमाम राजनांदगांव के दिग्गज नेता मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल बने रहिए, जुड़े रहिए, हम आपको सीधा उस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी चल रहा है और घोषणा पत्र के क्या कुछ प्रमुख बातें आपके सामने थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर आप रायपुर के राजीव भवन की देख सकते हैं, जहां सभी दिग्गज दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ ही चाहे कुलदीप जुनेजा की बात की जाए या जितने भी दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में राजधानी राधिका खेड़ा दिखाई दे रही हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सुशील आनंद शुक्ला दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही तमाम ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, रायपुर से एक तस्वीर है और दूसरी भूपेश में। तो चलिए राजनांदगांव का रुख करते हैं, सीएम भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। 5 साल पहले राजनांदगांव के इसी होटल में राहुल जी ने घोषणा पत्र जारी किया था और आचार संहिता चुनावी प्रचार जिस दिन समाप्त हुआ था उसी दिन वो घोषणा पत्र जारी की गई थी। ठीक 5 साल बाद आज यहाँ घोषणा पत्र जारी करने का आदेश मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं और सभी साथीगण आज ये घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे। कांग्रेस की घोषणा पत्र सबसे पहले सभी साथियों से इस घोषणा पत्र हम लोग ले लें अपने अपने हाथ में। सभी साथी खड़े हो जाएं। हो गया? धन्यवाद। चल बैठिए, अब जो पढ़ना मत रख दो, मैं बोलते जाऊंगा। हेलो हेलो, चालू कर दो भाई। हेलो हेलो हेलो, कौन सा वायर आपका ढीला है? हेलो हेलो, तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं और INS 24/7 में आपने सबसे पहले देखा है जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसकी तस्वीर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है ठीक 5 साल बाद हम घोषणा पत्र लेकर आ गए। पिछले साल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने घोषणा पत्र जारी किया था और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। चाहे वो किसान के कर्जा माफी की बात हो, चाहे 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, और चाहे वो 35 किलो चावल राशन हर परिवार को देने की बात हो, चाहे 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करने की बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, नरवा, गरवा, घुरुआ बाड़ी की बात हो, ये सब वादे हमने किए थे और वो काम अभी चल रहे हैं। जो घोषणा पिछली सरकार में किए थे वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे 35 किलो चावल नमक मुफ्त देने की बात है वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे हमारे नरवा प्रोजेक्ट है, 13,000 नाले हमने
पूरे कर लिए हैं। 30,000 हमारे छत्तीसगढ़ में नाले हैं, उसको वाटर रिचार्जिंग करने का काम हम लोग करेंगे। और जिस प्रकार से गौठान लगभग 10,500 गौठान बन चुके हैं और उसमें से 6,600 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अब वो कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे, बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। जो बड़ी योजना है उसे भी और आगे बढ़ाने का काम हम सब करेंगे। आदरणीय साथियों, इस चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, भरोसे का घोषणा पत्र है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है फिर निभाएंगे। तो पहली बात, इसमें से गारंटी के रूप में हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, शैलजा जी ने गारंटी के रूप में दी है। तो 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक के धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4,000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है, अब वो 6,000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी, 7,000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को मातारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहले की पहुंच चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। लघु अनुपज की कीमत में 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, तो इसमें 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पहले 5 लाख था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब वो 10 लाख तक के, और एपीएल परिवार जो है केवल 50,000 तक की उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका किया जाएगा। दुर्घटना में इलाज, छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे वो राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तीवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटरयान कर है, शास्ती है,
और ब्याज के कर्ज माफ की जाएगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 300 है, अब उस 700 बढ़ा के 1000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल। इसमें अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6000 जो शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका उन्नयन उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बने। स्व सहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। महिला स्व सहायता समूह के तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए जो ऋण हैं उसे माफ किए जाएंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे यहाँ राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियाँ इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। ये महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना। युवा उद्योग व्यवसाय में ऋण है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। जो युवा उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक के 40% सब्सिडी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी। अंत में छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनते ही जितने भी जो अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता है, और खासकर राजनांदगांव में बड़ी अच्छी परंपरा है, इसी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया गया है कि यहाँ के शमशान घाट में जो कंडे हैं, लकड़ी है, यहाँ समाज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। अंत्येष्टि के लिए लकड़ी और कंडे सरकार उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार से एक तरफ किसानों के आर्थिक मजबूती के लिए जहां ऋण माफी और 3200 रुपया राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी मिलाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले 5 साल हम लोगों ने काम किया, उसमें निश्चित रूप से मजबूती आई है और अब और इससे ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से महिलाओं को घर चलाने में बहुत परेशानी इसलिए होती है कि केंद्र सरकार लगातार जो महंगाई बढ़ा के रखे हैं, चाहे वो केरोसिन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे दाल की कीमत हो, चाहे अब खाने के तेल, सब में वृद्धि हुई है और इसके कारण से घरेलू जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से दोबारा सरकार बनने की स्थिति में जो गैस सिलेंडर में 500 रुपया, साथ ही बिजली बिल 200 यूनिट तक के, अब इसमें करीब 49 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के, जिसमें से 42 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो लगभग 200 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं। ऐसे परिवार हैं जिसमें 200 यूनिट बिजली खपत करते हैं, उसको बिल्कुल भी बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी सहायता है। और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य में भी जहां हम लोग श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर हमने खोला है, उसे सस्ती दवाइयां मिल रही है और अब उसे बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक के तो इलाज भी लगभग अब मुफ्त ही मिलेगा। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई, स्कूल के, कॉलेज के पढ़ाई में किसी भी परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा में समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है और देश में ये पहली बार होगा, अभूतपूर्व निर्णय है कांग्रेस पार्टी का कि KG to PG इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। शिक्षा में जबरदस्त
क्योंकि बहुत सारे हम गरीब परिवार को देखते हैं कि एडमिशन तो हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, नीट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अर्थाभाव के कारण से अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। तो घर में शिक्षक में कोई पैसा नहीं लगेगा, राशन में भी आपको पैसा नहीं लग रहा है, गैस सिलेंडर में भी 500 सब्सिडी मिल रही है, बिजली बिल 200 तक के मुफ्त रहेगा। पुरानी जो योजना है 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा, वो तो जारी ही रहेगा, लेकिन 200 यूनिट तक के जो जलाएंगे उसके वो बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रयास यही है कि महिलाओं को घर चलाने में जो परेशानी होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे घोषणा पत्र में सब चीज़ को शामिल किया गया है। मजदूरों के भी हित को ध्यान में रखा गया है, ताकि एक तरफ लगातार किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जमीन में वृद्धि हो रही है, कृषि भूमि में वृद्धि हो रही है, तो मजदूरों के भी काम भी लगातार मिल रहा है, ज़्यादा दिन मिल रहा है। मनरेगा को तो है ही, लेकिन अतिरिक्त रूप सहायता के रूप में 7,000 से बढ़ा के 10,000 रुपया किया गया है। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बेरोजगारी भत्ता है वो लगातार वो कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे, आने वाले वर्षों में भी वो कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि वो कार्यक्रम हमारे हैं ही, इसलिए इसको इस घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से चिट फंड कंपनियों की जो पैसा है, अभी तक के लगभग 200 करोड़ रुपये तक राशि जो निवेशक है उसे खाते में हम लोग वापस करा चुके हैं। ये प्रक्रिया पूरे देश में पहली बार अपनाई गई है और बड़ी सफलता मिली है। हालांकि राशि 200 करोड़ है, रमन सिंह के समय में तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसमें निवेशकों के डूबे हैं। हम लोग आपके माध्यम से प्रदेश के उन निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि जो प्रक्रिया हमने अपनाई है उसे हम पूरा करेंगे, और जो वचन जो बात हम निवेशकों से हम लोग पहले कहे थे उसमें हम लोग कायम हैं। देखिए, आज ये घोषणा पत्र के लॉन्च का है, यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो, क्योंकि हाँ पिछले में था और आज भी उसमें हम कायम हैं। हमने पिछले समय बोला था उसमें उसमें हम लोग कायम हैं, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इसे मिलके हम लोग उसे समाप्त करेंगे। एक मिनट, दूसरी बात यह है कि उसमें एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है कि हमारे 146 ब्लॉक है, 146 ब्लॉक में 85 ब्लॉक है वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, और वहां हमने पेशा नियम लागू किया है। तो वो अधिकार अब ग्राम सभाओं को उन 85 ब्लॉकों में उनको दिया हुआ है, वो जो फैसला करेंगे सरकार उनके साथ है। बढ़िया सवाल आपने किया। महाविद्यालयों में ही लागू होगा, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, है ना, वो जितने भी वो शासकीय में। और 21 वर्ग के लिए लागू होगा। ये शर्त केवल ये है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, वो चाहे वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग को हो, अल्पसंख्यक हो, अपर क्लास के हो, कोई भी हो। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, केवल छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिलेगा। देखिए दिखता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि नीयत कितनी साफ है। यदि आपकी नीयत छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का है, तब आपको आशीर्वाद माता के मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिला है और अभी भी मिलेगा। लेकिन उनको तो ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता से लेना देना नहीं है, केवल अडानी की मदद करना है, उनको खदान सौंपना है, फैक्ट्री सौंपना है, इसलिए माता का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा। जी जी, उस समय की बात मैं ये नहीं जानता, लेकिन अभी 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें यूपीए की सरकार ने ही जातिगत जनगणना कराई,
और अब हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं उसे आम पब्लिक के लिए उसको उपलब्ध कराना चाहिए। वो बात हो चुकी है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर है, ठीक है। दूसरा आपके 200 यूनिट तक की बिजली बिल। तीसरा बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी। चौथा जो इलाज है अब वो 10 लाख तक के डॉक्टर खूबचंद बघेल, विशेष स्वास्थ्य सहायता में 25 लाख तक के, और दुर्घटना हो गया तो जितनी राशि हो। 1 मिनट उसे पूरी जवाब दे दूं। और ये ऋण माफी होगा, ऋण माफी होगा, उसका लाभ तो भाजपा वालों ने ऋण माफी नहीं कहा। बिजली बिल हाफ की बात उन्होंने नहीं कही, शिक्षा में छूट की बात तो उन्होंने नहीं कही, ठीक है ना। तो उससे कई गुना ज्यादा हम प्रत्येक परिवार को लाभ दे रहे हैं। 3200 रुपया यदि हम धान का कीमत दे रहे हैं। ये देखिए, एक चीज ये है जो प्राइवेट बैंक है वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन कमर्शियल बैंक में इसका लाभ मिलेगा। लेकिन लिमिट जो है वो जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक में प्रति एकड़ जो ऋण लेने की जो लिमिट है उतना ही उसमें कमर्शियल बैंक में उतनी राशि उसके खाते में पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। उसमें अभी देखिए 16,000 करोड़ का हमने पीडब्ल्यूडी में काम किया है, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिल्डिंग हो। अब जैसे हमारे 8 मेडिकल कॉलेज हैं, तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनेगा ही, तो उसे बताने की जरूरत नहीं। बहुत लंबा पोथा आप कर दें तो वो कोई पड़ता नहीं है, इसलिए इसको 60 में रखें। ये जो किसानों को, मजदूरों को, लघु उत्पादक संग्राहकों को, महिलाओं को, युवाओं को जो लाभ देना है उसी भर को इसमें किए हैं। बचत तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अभी जैसे पूरे एशिया में सबसे बड़ा हमारा होलसेल कॉरिडोर हमने शिलान्यास किया है रायपुर में, और पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि हर शहर में, हर जिले में इसका कॉरिडोर हम लोग बनाएंगे। तो उस बात को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अभी व्यापारियों की मीटिंग हुई थी राजनांदगांव में, तो हम लोगों ने इस बात को उल्लेख किया है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, वो काम करेंगे ही। संविदा कर्मी के लिए रमन सिंह की हड़ताल में गए थे, समर्थन किए थे, अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया, जबकि उसको शामिल करना था जब धरना में गए। और मैं तो ये कहता हूं भारत सरकार, क्योंकि संविदा कर्मी में बहुत सारे एनएचएम में सबसे ज्यादा है, यदि भारत सरकार अपना हिस्सा 60% देने को तैयार है तो हम 40% हम देंगे, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार दे तो, क्योंकि 60% तो उसका है, योजना उसकी है, तो यदि वो सहमत है तो हम कर देंगे परमानेंट। वो तो कर ही रहे हैं दादा, उसमें बताने की क्या जरूरत। मैं क्या बोला कि जो ऑन गोइंग हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो जारी रहेंगे। जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, आदिवासी नृत्य महोत्सव, रामायण महोत्सव, है ना, और जैसे मॉडल मैराथन बनाने के बाद चाहे वो आदिवासियों के हमारे, चाहे देवगुड़ी, ठाकुर देव, पेन गुड़ी, माता गुड़ी, ये सब जो बन रहे हैं वो सब काम तो निरंतर चलते ही रहेंगे। क्योंकि उनको काम करना आता नहीं है, जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं, वो अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए, अपनी जीत के लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप धार्मिक भावना की बात करें, सांप्रदायिकता की बात करें तो आधा ज्यादा वोट मिल जाएगा। लेकिन कभी किसान के, मजदूर के, गरीब के, आदिवासी के, अनुसूचित जाति के, महिलाओं, युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम है, ये लोग न बता रहे हैं न ये करने वाले हैं। गैस सब्सिडी सबका होगा भाई, महिला उज्ज्वला के भी होगा, और सामान्य रूप से जो कनेक्शन लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी में केवल उज्ज्वला वाला है और 500 तक देंगे, जबकि उज्ज्वला की कीमत है 947 रुपया, और हम कह रहे हैं कि 500 रुपया आपके खाते में डालेंगे, मतलब वो 447 रुपया पड़ा।
अरे भाई गैस सिलेंडर सामान्यतः महिलाओं के नाम से ही होता है, तो मेरे हर तो भाई आपको भी मिलेगा ना, चिंता मत करिए। हाँ, अरे ज्यादा होगा तो उसे नाम चेंज कर लेंगे, क्या बात कर रहा है, भाभी जी के नाम से हो जाएगा। अरे रुका भाई, एक साल करेंगे कैसे होगा, एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ सिटी स्कैन की मशीन लगाना मेडिकल कॉलेज में, हाँ और सुरगी से कुमार लोरिया और के बीच जो रास्ते बनने थे, ऐसे कई कार्यक्रम जो आपने घोषणा की वो अब तक पूरी नहीं हुई है। जी, उनका कहना है कि राज्यों को लेकर आप दुर्भावना एक सरकार रखती है। एक चीज बताइए, 15 साल में रोड नहीं बना सके मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, है ना, आपको लाज नहीं आती है कहते हुए? 15 साल आपको मौका मिला, प्रमुख मार्ग नहीं बना पाए। ये उदाहरण है कि आपने कितनी उपेक्षा राजनांदगांव की है, और हम लोग जो बोले हैं वो होगा, चिंता मत करिए। एक मिनट आप इधर वालों मौका दो। एक वो नहीं बनाएंगे, इसको झूठ बोल रहे हैं, इसमें क्या करेंगे आपकी सरकार? मैं तो व्यापारियों से यही कहा है कि आप हमारे कैंडिडेट जिताइए गिरीश देवांगन जी को, संभाग आपको मिलेगा जैसे खैरागढ़ में हमने किया था। एक मिनट रुक जाओ भाई, इधर। राज्य सरकार को कितना लगेगा इस योजनाओं के ये करीब ये है कि 9,000 करोड़ 9-10 हजार करोड़ के आसपास पड़ेगा। पिछली सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी डीजल से गाड़ी चलाते थे और राजनांदगांव आते थे, बायोडीजल, जिसको जेट्रोफा कहा जाता है। हाँ, क्या उसमें कहीं कोई आप प्रयास करेंगे कि जेट्रोफा में आपके डीजल? नहीं भैया, उसे रमन सिंह को चलाने दो यार। अब वो कहते थे, नारा लगाते थे, डीजल नहीं है खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। तो मोहम्मद अकबर जी ने क्वेश्चन लगाया कितना डीजल बना और कितनी गाड़ी चली, तो उत्तर आया था 1 भी लीटर बना नहीं, न एक गाड़ी कोई चली नहीं। तो अकबर जी ने कहा अब डीजल नहीं है बाड़ी में तो वापस जाके खाड़ी में। अब वो तो भाई भाजपा वाले देखिए यू टर्न ले लिए हैं, गारंटी किसका दी है? मोदी जी का। एक मिनट यार, एक मिनट, क्वेश्चन तो उत्तर आने दीजिए, मैं आपको भी लूंगा, आपकी क्वेश्चन लूंगा। बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा, उन्होंने गारंटी किसकी दी है? मोदी जी का। मोदी जी कल दुर्ग में आए, 3100 रुपये में धान खरीदे, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने, बोला अपने भाषण में नहीं बोला। फिर मोदी गारंटी कैसे? नंबर 2 कि मोदी सरकार ने ही बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया है अगस्त 2014 में, और इसी कारण से रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए। अब सवाल इस बात का है कि समर्थन मूल्य से ज्यादा है ना 3100 रुपया, आज लगभग 2200 रुपया क्विंटल है धान के। अब 3100 रुपया उन्होंने कहा है तो 900 रुपया अतिरिक्त हुआ, तो ये क्या बोनस नहीं है? और जब प्रतिबंध लगा दिए हैं तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं या भारतीय जनता पार्टी से, वो प्रतिबंध हटा दिए हैं क्या? और प्रतिबंध नहीं हटाए तो देंगे कैसे? हम तो ये बोले हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी है उसको मिला के आपके धान की कीमत 3200 रुपया होगी, ये हमने कहा, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा ऐसा। तो एक तो यू टर्न मारने वाली बात ये हो गई। दूसरा, वो कहते हैं पंचायतों में नकदी वितरण होगा। एक तरफ कैशलेस की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, डायरेक्ट ट्रांसफर करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आज जब हम किसान के खाते में तीसरे दिन पैसा डाल रहे हैं, ये कोई लाइन लगना नहीं है, आपके खाते में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। अब रमन सिंह जी चाहते हैं कि वो पंचायतों से पैसा वितरण हो, मतलब ये है कि 5 साल के लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने खुद के लिए कमीशन की व्यवस्था कर ली है। तो नकदी बटेगा तो क्या होगा? कमीशन खोरी होगी, मुझे पहले दो, तो फिर वही होगा। ठीक है, अब आप बोले। एक मिनट यही इसी होटल से किया था। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के भी सबसे बड़े लीडर अमित शाह घोषणा पत्र को जारी किए हैं, इस बार सीएम यहाँ पर जारी कर रहे हैं जी। इस पे आप क्या कहेंगे? जी ऐसा है, ये घोषणा पत्र केवल राजनांदगांव मैं भर नहीं कर रहा हूँ, राजधानी में शैलजा जी कर रहे हैं, मैं राष्ट्रीय महासचिव रायपुर में, अंबिकापुर में टी.एस. सिंहदेव जी कर रहे हैं, तो बिलासपुर में शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन महंत जी कर रहे हैं, अकबर साहब है वो कंवरधाम कर रहे हैं, तो
तो अलग अलग दीपक बैज जी जगदलपुर से कर रहे हैं। पहले एक जगह किए थे, हमने सभी पत्रकारों को ये मौका दिया है कि सभी जगह पत्रकारों से बातचीत हो जाए और सभी जगह बराबर छप जाए, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई। हाँ बोलो भाई। आपने 2018 के घोषणा पत्र जो भी बात रखी उनको पूरा भी किया। 2023 आज का चुनाव आ चुका है, आज भी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा ध्यान आकर्षण आपको ये कराना चाहता हूँ कि दोनों ही घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई, और चूंकि राजनांदगांव से आपने पत्रकारों को एक बहुत अच्छी कॉलोनी भेज दी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इस मंच से भी पत्रकारों के लिए कोई इस चुनाव में अच्छी घोषणा कर। देखिए, पत्रकारों के लिए जितना काम हमारे शासनकाल में हुआ, बजट में जितना हमने दी है उसकी जानकारी आप लोगों को होगी, है ना। अधिमान्यता पत्र पहले बड़ा जटिल था, अब तो ब्लॉक स्तर के पत्रकारों को भी मिलने लगा अधिमान्यता पत्र। उस पत्र के माध्यम से आपको ट्रेन में और दूसरी जगह जो सुविधाएं मिलती है वो मिलेगा। दूसरा, 60 साल से बढ़ा के हमने 62 साल कर दिया। पेंशन है 5,000 बढ़ा के 10,000 कर दिया। जो इलाज है पहले 50,000 था, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। और आपके यहाँ कॉलोनी बन गया। मैं तो हर जगह पत्रकारों से बोलता हूँ, हमको भी जमीन चाहिए, तो मैं बोलता राजनांदगांव पत्रकारों से जाके संपर्क करो, वो कैसे जमीन हासिल किए, कैसे कॉलोनी बना रहे हैं। वो सभी पत्रकारों के लिए मैंने एक उदाहरण, मैं हर जगह जाता हूँ, कटघोरा भी जाता हूँ या जसपुर भी जाता हूँ या कोंटा या फिर और कहीं भी जाता हूँ, तो उन पत्रकारों को बोलता हूँ कि आप राजनांदगांव पत्रकार साथियों से संपर्क करें और उसी प्रकार से आप जमीन आप प्राप्त करें। और भाई पत्रकार सुरक्षा कानून भी हमने बनाया, ठीक है। जगदलपुर में योगी जी ने कहा है कि भाजपा जैसे शासन में आएगी पहला बुलडोजर कांग्रेस में चलेगा। अब उसके अलावा क्या आता है, पहली बात तो ये है कि वो आदित्यनाथ जी योगी लिखते हैं। मैं तो आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा 2-4 आसन तो ठीक से सीख लो, तब योगी लिखो। एक आसन तो कर नहीं पाए, हम लोग वीडियो देखे थे, वो एक पैर में खड़ा ही नहीं हो पा रहे थे। कैसे योगी है भाई, है ना। तो उनका असर कुछ होगा नहीं। पहली बात यह है, गौ माता की जय बोलते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में जो गौ माता है वो सड़कों पे है। खेत बचाने के लिए किसान और उसके पूरा परिवार दिन रात जागरण कर रहे हैं, तब फसल बचा पाते हैं। उनको ठीक कर लें पहले, उसके बाद यहाँ बात करें। हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री से मैंने इतना ही पत्र लिखा है कि बोनस देने की अनुमति दे दोगे। प्रतिबंध उन्होंने लगाया, आप बोनस नहीं दोगे। केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के सभी राज्यों के लिए उन्हें प्रतिबंध लगाया है। तो मुझे छूट दे दो आप, मैं 2 साल का जो रमन सिंह ने नहीं दिया है उस बोनस को मैं दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस से बात कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे दरअसल, और बता रहे थे कि हमने क्या क्या किया है घोषणा पत्र में जो बीजेपी से अलग है। तो केजी टू पीजी तक फ्री, तेंदुपत्ता 6,000 प्रति मानक गोरा देगी कांग्रेस आती है तो, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए देगी कांग्रेस आती है तो, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी सभी महिलाओं को देगी, निःशुल्क होगी बच्चों की पढ़ाई, भरोसे का घोषणा पत्र से कांग्रेस कह रही है। दुर्घटना पर मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 10 लाख तक मुफ्त इलाज का खर्च देंगे यदि आप बीपीएल परिवार में आते हैं। एपीएल में आते हैं तो 5 लाख तक का। 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान, बीजेपी 3100, ये 3200। 200 यूनिट बिजली फ्री देगी कांग्रेस, ये कह रहे हैं। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये घोषणा पहले ही कांग्रेस कर चुकी है। और एक बात जो कही है, राजनांदगांव को संभाग बनाने की बात कही है उन्होंने, जो बड़ी बात कही है अपने इस घोषणा पत्र के दौरान। तो उन्होंने कहा कि गिरीश देवांगन जी को जिता दीजिए, राजनांदगांव को संभाग बनाया जाएगा। तो फिलहाल कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बेहद महत्वपूर्ण इस घोषणा पत्र
इस बार छत्तीसगढ़ के लिए, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किस तरह अलग है, क्या सोचते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक है बीजेपी के, बहुत स्वागत है, स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ है सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आइए अब सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी से जान लेते हैं कि कैसा लगा कांग्रेस का घोषणा पत्र आपको। निश्चित रूप से झूठ का पुलिंदा लेकर भूपेश बघेल लेके आए हैं घोषणा पत्र के रूप में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की नकल कर घोषणा पत्र को जारी करेंगे। वो 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं। सरकार इनकी थी, 5 साल तक सरकार इनकी रही, अभी तक सरकार इनकी है, अभी भी 2640 रुपए में धान खरीद रहे हैं। अगर ये खरीदना चाहते 3200 में तो खरीद सकते थे। 17,50,000 मकान गरीबों को देने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, 16 लाख मकानों का पैसा केंद्र से 60% की राशि आई, लेकिन 40% राजांश नहीं जमा करने के कारण वो राशि लौट गई। छत्तीसगढ़ के गरीब लोग मकान पाने से वंचित हो गए। ये तेंदुपत्ता पे देने की बात कर रहे हैं, अभी तक 4000 पे दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 5500 की घोषणा की, इन्होंने 6000 कर दिया। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने देने की बात की, तो इन्होंने 3200 रुपए कर दिया। ये कर्ज माफी की बात करते हैं पहले की तरह, वो भी एक झुंझुना जनता को पकड़ा दिया। युवाओं को 50% सब्सिडी की बात करते हैं कर्ज पर, अभी तक क्यों नहीं दिया? क्या बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया था? 36 वादे इन्होंने किए थे, 36 वादों में 6 पूरे नहीं किए। तो इनके भरोसे का बजट, भरोसे का क्यों कहा जाए इसको संकल्प पत्र, घोषणा पत्र? भरोसे का होता तो पहले के 36 वादे अगर पूरे कर लिए होते तो दोबारा इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 साल अगर इन्होंने काम किया है तो फिर से नई घोषणाएं करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी के आधार पर चुनाव जीत जाते। जहां जनता के बीच में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया, विवाहिता महिला को 1000 रुपये प्रति माह, 12,000 रुपये सालाना जो देने की घोषणा की, इनके घोषणा पत्र में नहीं है। 50% आबादी का ध्यान अगर किसी ने रखा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने रखा। शिक्षा में सुधार की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, वो भी बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिख दी। 6000 स्कूलों का उन्नयन करने की बात इन्होंने कही है स्वामी आत्मानंद के रूप में। पहले कितने किए, गिनती के किए, 300, 400, 500 स्कूल किए हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर जनता में कहीं न कहीं पछतावा है। तो ये सारी घोषणाएं धरी की धरी रह जाएगी। भूपेश बघेल जी को इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विश्वास निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, भरोसे का पत्र भूपेश जी अभी पढ़ रहे थे, लेकिन इस भरोसे के पत्र पर श्रीचंद सुंदरानी जी और बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि पिछले वाले ही अधूरे हैं और ठग लिया जनता को, अब कोई कैसे भरोसा करे आपके भरोसे पत्र पर? कमल जी, असलियत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने पाप याद है। 15 साल जो वादा खिलाफी ये करते रहे, और मोदी की गारंटी पर तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही भरोसा नहीं है। जिस तरह से इन्होंने वादा किया था 2014 में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे, जो लागत है उस पर 50% लाभ मिलेगा, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो इनकी गारंटी तो चाइना माल से भी बदतर हो चुकी है विश्वसनीयता के मामले में। जहां तक भूपेश सरकार की बात है, भरोसे की सरकार का यह भरोसे का घोषणा पत्र है जो छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ आम जनता जो आबादी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके अपेक्षा के अनुरूप है। ये हमारी जो न्याय योजना 5 साल भूपेश सरकार ने सामाजिक न्याय को लेकर और आम जनता की समृद्धि को लेकर जो हमने योजनाएं चलाई है, उसी का एक्सटेंशन है। न्याय का नया अध्याय है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो ध्येय वाक्य से जो प्रेरित हमारी जो ब्लूप्रिंट है, उसी का एक्सटेंशन है। अभी कह रहे थे सुंदरानी जी कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये इनको अपने पाप याद रहे। जो भाजपा ने कपट पत्र जारी किया है, इनके केंद्रीय मंत्री आए थे,
अभी सोमवारी जी ने कबूल किया कि पिछले खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2640 और 2660 मिला। तो ये भाजपा ही भी कबूल कर रहे हैं। और भाजपा शासित कोई राज्य है देश में तो बता दे जहां 2100 से ऊपर कहीं मिला हो तो। और जो बनारस है जहां से प्रधानमंत्री जी देश के चुनाव लड़ते हैं, वहां का किसान मजबूर है 1200 रुपए में धान बेचने के लिए। तो इनके झूठ पर कोई भरोसा नहीं करेगा। रमन राज में तेंदुपत्ता की खरीदी होती थी 2-2.5 रुपए प्रति मानक बोरा, भूपेश सरकार ने आते ही 4000 किया। और ये नकल तो भाजपा ही करते हैं। शिक्षा की बात कर रहे थे, 6000 स्कूल रमन राज के कुशासन में बंद हुआ था, जिसको भूपेश सरकार ने शुरू किया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल हमने 727 की संख्या में खोले थे। अब हमारा वादा है उसी का एक्सटेंशन है, जो हमने करके दिखाया है उसी को आगे चल के हम सभी सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिनके राज्य में अफवाह कांड हुआ, नसबंदी कांड हुआ, गर्भाशय कांड हुआ, महावर फार्मा जैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से रमन सरकार कमीशन खोरी के लालच में ये दवा खरीदते थे, जिसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ी। छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां 25 लाख की स्वास्थ्य सुविधा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से सोनल जी मिल रही है। हमने उसका एक्सटेंशन किया। आयुष्मान कार्ड में जो 5 लाख तक के APL जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं उनको 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 10 लाख की स्वास्थ्य सुविधा। उसके साथ साथ ये 25 लाख की जो विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है वो दुर्घटनाग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए भी लागू होगी। तो भूपेश सरकार ने प्रमाणित किया है। हम किसानों की कर्ज माफी करते हैं। हम महिला समूहों का 12 करोड़ 77 लाख महिला समूहों का कर्ज हमने माफ किया था। आगे भी हम करेंगे, उसको भी एक्सटेंड किया है। ये चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए भाजपा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस जो है वो किसानों की समृद्धि के लिए, वनोपज संग्राहकों की समृद्धि के लिए, हमारी महिला समूह की बहनें जो 2.5 लाख महिला समूहों के माध्यम से 27 लाख महिलाओं को जो काम मिला है उनके ऊपर जो कर्ज है वो भी हम माफ करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर हमने घोषणा की, शिक्षा को लेकर हमने घोषणा की, रोजगार को लेकर जो हमारे यहाँ 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कार्यरत हैं उसको हम 700 और बनाएंगे। मतलब सोनल जी लगभग हर 15-18 गांव के बीच में एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क होगा। 300 हमने बना दिए हैं। 18 इथेनॉल प्लांट के OMU हुए थे जिसमें 5 लगभग चालू होने की स्थिति में है। कवर्धा का चालू हो चुका है। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट हमने कोंडा गांव में बनाया है। उसी तर्ज पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होंगे। जिस तरह से भाजपा का घोषणा पत्र तो कपट पत्र था, ये मेरे पास इनके घोषणा पत्र के पूरे तीनों घोषणा पत्र का आंकड़ा है, जहां ये इन्होंने वादा खिलाफी की 15 साल केवल और केवल ठगने का काम किया। किसानों को बोनस के नाम पर ठगा। हमने तो प्रधानमंत्री से ये पत्र लेकर मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि जो भाजपा वादा खिलाफी की है वो लंबित बोनस भी हमारी सरकार देना चाहती है, लेकिन ये उसकी अनुमति भी नहीं देते। तो ये आदतन किसान विरोधी भाजपा किस मुंह से आरोप लगाते हैं। जब अवसर मिला बेरोजगारों के नौकरी के, सरकारी नौकरी के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचे। बेरोजगारी भत्ते का वादा 2003 में था। 15 साल सरकार में रहते याद नहीं आया इनको। आदिवासियों को जर्सी गाय देने का वादा किया था। जी बहुत सारे सवाल पूछे हैं आपने एक साथ श्रीचंद सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी नोट करते जा रहे हैं, बताइए सुंदरानी जी। देखिए, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस हम नहीं दिए, लेकिन हम 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस से शुरुआत करने जा रहे हैं और हम सरकार बनते ही 3100 रुपए में धान खरीदने जा रहे हैं। हम विवाहिता महिला को 12,000 रुपए देने जा रहे हैं प्रति वर्ष। लेकिन मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार की बात। आपके कौन सी विवाहिता महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे जो आएंगी उनको? वर्मा जी जिस प्रकार से अभी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, आपने शराब बंदी का वादा किया लेकिन शराब घर घर पहुंचाया आपने। कोरोना महामारी के चलते घर घर पहुंचाने का काम किया। 2,500 करोड़ रुपए का एक साल में आपने घोटाला किया। अगर 5 साल के घोटालों पे प्रकाश डालें तो 12,500 करोड़ का अकेला शराब का घोटाला होता है। प्रधानमंत्री जी 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिल्ली से भेजते हैं, आपने 1,300 करोड़ रुपए का चावल का घोटाला किया। यह इतिहास बताता है, आपके मंत्री इसको स्वीकार कर चुके हैं। आप रेत का घोटाला करते हो और कोयले का घोटाला करते हो। आरोप आप अडानी का हम पे लगाते हो, साठगांठ आप करते हो।
आपने कोयले का घोटाला करके आपने कहीं न कहीं आपने घोटाला, आपने पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ की और आरोप भारतीय जनता पार्टी को मारने का काम करते हो। आपके कामों पे शर्म आती है छत्तीसगढ़ की जनता को। आपने विकास पूरी तरह ठप कर दिया। सड़कों का जाल हमने बिछाया। 15 साल में पैदावार किसानों की बढ़ाने का काम हमने किया। 75,000 पंप कनेक्शन होते थे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल में 4.5 लाख किसानों को पंप कनेक्शन उपलब्ध कराया। किसानों को ठगने का कोई अवसर, उन्हारी फसल के लिए भी रास्ते खोले हमने। कोई अवसर किसानों को ठगने का ये बात। अरे आप किसानों की कितनी भी बात कर ले, किसानों के हित तक आप नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में मात्र 16 लाख मैट्रिक टन धान होता था। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किसानों को सुविधाएं देकर, पंप कनेक्शन देकर पैदावार बढ़ाने का काम किया, उचित शिक्षा देने का काम किया, महिलाओं का हक, 500 रुपए गैस सिलेंडर, महिलाओं को अपने अधिकार, और प्रथम कन्या पैदा होने पर 1.5 लाख रुपए हम उस परिवार को देंगे जिस घर में पहली कन्या पैदा होगी। 3,000 स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद किया। एक करके सुरेंद्र जी कैसे आवाज आएगी? आप दोनों इस तरह से बात करेंगे, सुनाई नहीं देगा। घोटाले सुनाई दे रहे हैं, दोनों के घोटाले सुनाई दे रहे हैं खाली। अनिल द्विवेदी जी का रुख करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अनिल जी, भरोसे का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, किस तरह देख रहे हैं भरोसे के घोषणा पत्र को आप इस बार? देखिए, कांग्रेस का जो अभी घोषणा पत्र आया है, भरोसे का घोषणा पत्र है, और हमने 2 दिन पहले बीजेपी का संकल्प पत्र देखा था, और दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्रतिबद्धता जताई है आम मतदाता के हितों के लिए और इस राज्य के विकास करने के लिए। दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसीलिए घोषणा पत्र जारी किया है। बुरा नहीं है, एक विजन तो राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा वोट हासिल करने के पहले, इसलिए भारत में इस तरह की परिपाटी है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो ये परिपाटी आचार संहिता लगने के पहले है कि उसके पहले आपको आचार घोषणा पत्र लाना होगा। शायद बीजेपी भारत में भी अभी से बदलाव करना चाहिए। अब देखिए, जहां तक घोषणाओं की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दल ने अलग अलग वोट बैंक पर फोकस किया है। किसानों पर जो फोकस हुआ है, निश्चित तौर पर कांग्रेस 100 रुपए ज्यादा आगे बढ़ गई है। उसने 32 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही है। 20 क्विंटल उसने प्रति टन धान खरीदने की बात कही है। बीजेपी ने शायद 21 क्विंटल की बात कही है, और बीजेपी ने यह भी कहा है कि पुराना जो बोनस है उसे देंगे। और लेकिन कांग्रेस इसमें इसलिए आगे निकल गई क्योंकि उसने कर्ज माफी की बात की है, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अब देखिए, आते हैं कि युवा वर्ग के वोट बैंक को बीजेपी ने आकर्षित किया है। उसने बोला है कि हम जो है कांग्रेस ने आकर्षित किया, जिसमें उसने कहा है कि हम केजी से लेके पीजी तक की फ्री शिक्षा देंगे। यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज की फीस भरेंगे, अगर मुफ्त में देंगे तो कितना बड़ा खजाने पर बोझ पड़ेगा। ये चिंता कांग्रेस को करनी होगी। इसलिए कांग्रेस ने युवाओं के वोट बैंक पर फोकस किया, लेकिन भाजपा ने जो महिलाओं की जो आधी आबादी इस देश की है उस पर फोकस किया। उन्होंने बोला कि हम 12,000 रुपए साल का प्रत्येक विवाहित महिला को देंगे। तो बीजेपी ने महिलाओं के वोट बैंक को कब्जा करने की कोशिश की है, और कांग्रेस ने युवाओं के वोट बैंक को कहा कि हम मुफ्त में। यहाँ मैं आपको रोकूंगी, थोड़ा सा स्पष्ट करना चाह रही हूँ। महिलाओं को, सभी महिलाओं को, छत्तीसगढ़ में जितनी महिलाएं, सभी को या बीपीएल महिलाओं को? एक ये चीज थोड़ी समझने की यहाँ पे कंफ्यूजन है। मैंने बीजेपी का घोषणा पत्र अच्छे से देखा है, उसमें उन्होंने प्रत्येक विवाहित महिला लिखा है। अगर वो सत्ता में आकर के ये बात कहते कि हम सिर्फ गरीबी में के महिलाओं को देंगे तो ये झूठा वादा होगा। आज उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र में कहा है, उन्होंने बोला कि हम प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपए साल का देंगे। इसलिए फिलहाल तो महिलाएं यदि इस विश्वास में आकर वोट देंगी तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैं बोलूं, जो बीजेपी बहुत बुरी तरह पिछड़ गई है वो है बिजली के मुद्दे पर। कोई वादा बीजेपी ने नहीं किया है कि हम बिजली को लेकर क्या के। कांग्रेस ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस पर कांग्रेस ज्यादा आगे निकल गई है। जनता का भरोसा उस पर बढ़ेगा कांग्रेस। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने क्यों इसको पीछे किया। हो सकता है वो आगामी 10-12 दिनों में कोई बड़ी घोषणाएं 1-2 बीजेपी कर सकती है कि ताकि हम पिछड़े ना, लेकिन फिलहाल तो बिजली देने के मामले में भी बीजेपी फेल हुई है। एक बड़ा जो सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि बीजेपी ने इतना बड़ा आंदोलन शराबबंदी को लेकर के छेड़ा। उसने कांग्रेस पर कई प्रहार किए कि आपने शराबबंदी नहीं की,
बीजेपी के घोषणा पत्र में शराबबंदी को लेकर कोई वादा नहीं। कोई वादा नहीं। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। अनिल जी मतलब हम तो आश्चर्य हमें तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि फिर ये जितनी घोषणाएं की हैं बाकी वर्गों के लिए, इनको एडजस्ट कहां से करेंगे। जैसे आपने कहा ना कि मेडिकल की पढ़ाई यदि तो एक भारी भरकम फीस क्या चुका पाएंगे, कितना हो जाएगा। तो ये सब आता तो शराब से जो राजस्व मिलता है उसी से आता है, ये तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए सुरेंद्र वर्मा जी अभी तक स्टडी कर रहे हैं बीते 5 सालों से, और बीजेपी तो उस मुद्दे को छूती ही नहीं है। लेकिन फिर आप ग्राउंड पर आके ये बोलते क्यों है, ये समझ नहीं आता कि शराबबंदी होनी चाहिए, जब दोनों ही दलों की ये हिम्मत नहीं। अनिल जी लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, आपसे समझना चाह रही हूं कि ये जो जैसे 3100 बीजेपी देगी, 3200 कांग्रेस देगी, 5500 रुपए जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा, इधर 6000 देंगे, तो मुझे लग रहा है इस बार वोटरों को जो है वो एक लिस्ट लेके जानी पड़ेगी, कॉलम बना के बीजेपी ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं अंतर दिखाई नहीं दे रहा। ये मतदाताओं के लिए रहेगा मुझे लगता है इस बार की वो लिस्ट बना के जाए, भाई कौन है फिर वो वहां तय करें। देखिए अब ये तो सब पढ़े लिखे हो गए हैं, साक्षरता बहुत फैल गई है। कांग्रेस ने भी इतना साक्षरता अभियान चलाया, उसका असर है कि मतदाता बारीकी से सारी चीजों को समझता है। जिस तरह के पिछड़े घोषणा पत्रों में बहुत से वादे पूरे नहीं हुए, तो जनता ये जानती है कि भाजपा हो या कांग्रेस छले तो जाएंगे, कहीं न कहीं तो छले जाना तय है उनका। क्योंकि इतना बड़ा खजाना, जैसे कि आपने भी चिंता जताई कि खजाने पर कहां से पैसा लाएंगे आप। अगर राज्य में सिर्फ कांग्रेस की सरकार होती है, फिर से रिपीट होती है, तो स्वाभाविक है उन्हें केंद्र सरकार से लड़ना पड़ेगा आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी 5 साल तक लड़ते रहे। और बीजेपी यदि राज्य में सत्ता में आती है तब भी मोदी सरकार को ये सोचना होगा कि ये पैसा हम देंगे कैसे, कहां से देंगे। यदि राज्य सरकार खुद का प्रबंध करेगी तो टैक्स बढ़ाएगी, वो आपकी और मेरे जेब पर फिर से टैक्स का भार ला देगी, चाहे वो नगर निगम का चेक टैक्स हो, चाहे वो पेट्रोल पर टैक्स हो। पैसा तो आप यहीं से जनता से ही निकालना है, जनता को ही देना है। तो जो बड़ा वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो ये सोच रहा है कि हम कितना टैक्स देंगे और आप कितना गरीब और किसानों को फ्री में देते जाएंगे। ये कहीं न कहीं ये चीजें रुकनी चाहिए, और ये चीजें तभी रुकेंगी जब आप चुनाव पे सुधार एक लागू करेंगे। कोई चुनाव सुधार होड़ लागू मची हुई है, देखिए ना पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में देखिए होड़ मची हुई है, राजस्थान में देखिए, मतलब जहां कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है और लोग सक्षम हो रहे हैं, वहां हम कैश बेनिफिट बढ़ाते जा रहे हैं। तो कैसा विकास हो रहा है इसको समझना, चूंकि आज विषय नहीं है, विषय तो है भरोसे का घोषणा पत्र और संकल्प पत्र। तो अब प्रतिबद्धता की बात आपने एक कही, एक प्रतिबद्ध शब्द का इस्तेमाल किया। मैं सुरेंद्र जी का रुख करी हूं। सुरेंद्र जी अभी सुंदरानी जी कह रहे थे, तो वो बता रहे थे कि भाई झूठा है तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। अभी जब आपकी तरफ आई थी तो आपने बोल दिया कि नहीं आपने कोई हमारे काम नहीं किए, लोगों के साथ छल किया। तो ये प्रतिबद्धता जैसी जो शब्द का इस्तेमाल अभी अनिल जी कर रहे थे, वो किस तरह इस बार भरोसा फिर से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तो जब घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे हुए इसे ही लेके कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आप क्या बोल रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी क्या बोल रहे हैं, दूसरे प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, बीजेपी कुछ और ही बोल रही है, तो समझ नहीं आता कि कितने वादे ईमानदारी से पूरे किए हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित करके हमारे सभी 36 वादों पर एक एक बिंदु पर बिंदुवार चर्चा हुई। 36 में से 34 वादे भूपेश सरकार ने पूरे किए, और देश की पहली और इकलौती सरकार है जिन्होंने 95% वादे अपने तय समय सीमा के भीतर पूरी किया। तो मूल बात जो है, घोषणा तो कुछ भी कर दे वाजपेयी, तेंदुपत्ता कह दे 10 लाख। सुन लीजिए तो टीएस सिंहदेव बाबा का भरोसा नहीं, दर्जनों बार उन्होंने कह दिया कि मैं इस बार घोषणा पत्र नहीं बनाऊंगा, हौसला रखिए सुनने का। काम नहीं हुआ, उन्होंने जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए। मैं जनता को फिर से बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। आपको टीएस सिंहदेव बाबा को छोड़कर अकबर को आपको बनाना पड़ा, मोहम्मद अकबर को आपको चुनाव घोषणा पत्र के लिए चयन करना पड़ा। तो आपके घोषणा पत्र पर तो आपके पार्टी का भरोसा नहीं है। ऐसा बात नहीं होगी, सुनने का साहस रखिए। मोदी जी अरे आपने तो शुरू किया मेरे बीच में बोलने का, आप ही ने तो सुरेंद्र वर्मा जी शुरू किया। मैं तो आपको ध्यान से सुन रहा था और प्यार से सुन रहा था। आपने व्यवधान डालने का काम किया जब मैं बात कर रहा था। अरे आपके घोषणा पत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टीएस सिंहदेव बाबा का भरोसा नहीं है। क्या जनता का भरोसा हासिल कर पाओगे आप? आपको टीएस सिंहदेव बाबा ने कह दिया कि मैं घोषणा पत्र नहीं बनाऊंगा, जिन्होंने पिछली बार 2018 के चुनाव में घूम घूम कर घोषणा पत्र बनाया, आपने उसको रस्सी की टोकरी में डाल दिया। ये अपने दम पर अपने पुरुषार्थ में आरोप भी नहीं लगा सकते। आ रही हूँ, ठीक है। सोनल जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, बिजली का कोई तोड़ है, वो तो कर्ज भी माफ कर रहे हैं,
किसानों का, आम लोगों के लिए नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये मध्यम वर्ग, अभी अनिल जी ने जिक्र किया मध्यम वर्ग, हम तो टैक्स ही देते रह जाते हैं, तो हमारे लिए आपने क्या किया? आप अपना बता दीजिए, सुरेंद्र जी से मैं अपना पूछ लूंगी। बाकी वर्गों को ठीक है, आप लोग साध रहे हैं, दे रहे हैं, अच्छी बात है, उनको मुख्य धारा में लाना है। हमने मध्यम वर्ग युवाओं के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की है। मध्यम वर्ग में हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, उसमें हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई। पूरे छत्तीसगढ़ की आधी आबादी जो हमारी बहनें माताएं हैं, उनको 1,000 रुपये विवाहिता को मिलेगा। ये हमने इसमें अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, वर्ग में आते हैं, बीच में टोक रही हूँ, मुझे भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा मुझे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसा ना हो बाद में कि जैसे श्रीचंद सुंदरानी जी अभी कह रहे हैं मिलेगा, फिर बाद में कुछ शर्तें लगा दें। इधर सुरेंद्र जी कह रहे हैं भैया छत्तीसगढ़िया हो तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। थोड़ा मध्यम वर्ग का कंफ्यूजन दूर करिए सर। सोनल जी, सभी को मिलेगा, 1,000 रुपये विवाहिता महिला को मिलेगा, सभी को मिलेगा, सभी वर्गों को मिलेगा, वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे कोई भी हो, सबको मिलेगा। इसमें कोई शर्त नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। घोषणा पत्र विफल हो सकता है, लेकिन संकल्प जो पार्टी लेती है, कहीं ना कहीं कितने संकल्प छूट गए। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, मैं उनसे पूछूंगी कौन कौन से संकल्प आपके अधूरे। सुरेंद्र जी एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास, दोबारा रुक करेंगे। अभी सभी मेहमानों को हमें कुछ समय के लिए कुमारी शैलजा का रुक करना होगा। अभी वो पढ़ रही है, शायद उसी के संबंध में दिखा भी रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी इस वक्त हमारे साथ, उनसे जानते हैं मैडम घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं और कितना विश्वास है कि इस घोषणा पत्र के आधार पर आपकी वापसी होने जा रही है? कि घोषणा पत्र अपने आप में ये नहीं कि आज हम, ये बहुत सी बातें हैं जो हम समय के मुताबिक करते गए हैं, लोगों को बताते गए हैं कि हमने जो एक इमारत की नींव रखी है पिछले 5 साल में, उसको मजबूत किया है, आगे उस पर एक और अच्छी इमारत छत्तीसगढ़ के लोगों की बनाएंगे। तो चाहे उनकी शिक्षा की, बच्चों की शिक्षा की बात हो, उनके भविष्य की बात हो, और चाहे स्वास्थ्य की बातें हो, चाहे यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देने की बात हो, गरीब को, महिलाओं को, हर तरह से किसान को हम और ज्यादा मजबूत करें। तो हम वन उपज की बात है, तो हर तरह से हम लोगों को सक्षम करें और लोगों का पैसा लोगों की जेब तक पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी होता है। हर एक का जो विकास है उसमें हिस्सा होना चाहिए, वो हमने दिया है। आगे हम उनको और ज्यादा लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे। 2 विषयों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। एक तो किसान को धान की कीमत कितनी मिलती है और महिलाओं के लिए क्या कर पाती है। किसानों का तो 3200 रुपये आपने जवाब दे दिया। महिलाओं के लिए क्या आपको लगता है कि कुछ और हो सकता था या होगा? महिलाओं के लिए हमने बहुत किया। आप ये बताइए कि आज के दिन जो महंगाई की मार मोदी जी ने मारी है सभी पर, वो सबसे ज्यादा तो महिलाओं पर पड़ी है ना। जो महंगाई की मार है, घर तो उनको चलाना होता है, चूल्हे में तो उनको घुसना पड़ता है जब गैस ना मिले। गैस सिलेंडर हमारे समय में 450 था और अब इन्होंने 1200 कर दिया, चुनाव देखते हुए 200 कम कर दिया, और 500 अब ये कह रहे हैं हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे। हम तो कह रहे हैं 500 की सब्सिडी हम देंगे, सीधा महिलाओं के खाते में 500 रुपया जाएगा, और उसमें आप देखते हैं कि गैस सिलेंडर अपने आप 500 से कम हो जाएगा। तो ये हम महिलाओं को सक्षम बनाने की। फिर बिजली की बात है, जैसे 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे तो उससे महिलाओं को भी फायदा होगा। शिक्षा की बात है तो उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। आगे पीजी तक, केजी टू पीजी हमने बात की है फ्री, तो उसमें लड़कियां भी हैं। उसके बाद जब ऋण देने की बात है युवाओं को, तो उसमें युवतियां भी हैं, वो भी अपना काम शुरू करें। तो महिलाओं के लिए, और फिर महिला समूह के ऋण माफ करें। तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन इसके अलावा भी मैं कहती हूँ लोगों का जो भरोसा है उसको बरकरार रखना है। आने वाले समय में सरकार बनने के बाद अगर कुछ और होगा वो भी हम करते जाएंगे। मैम अंतिम सवाल है, आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं, आज पहले चरण के लिए प्रचार भी थम गया, कितना विश्वास है, क्या कहेंगे? पूरा विश्वास है। पहले चरण की 20 सीटें हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 70 सीटें हैं। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि लोगों के बीच में हम गए हैं, काम करके दिखाया है, तभी है कि पूरे देश भर में सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का भरोसा जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी जता रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। तो किसानों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस, क्या क्या करेगी ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चा भी लगातार जारी है। 3 खास लोग अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी, और अनिल द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
चलिए सुरेंद्र जी, अब आपकी बारी है। आपसे समझना चाह रहे हैं मध्यम वर्गीय, मैंने चूंकि यही सवाल श्रीचंद सुंदानी जी से पूछा था कि मध्यम वर्ग के लिए आपने क्या क्या किया। सभी वर्गों का ध्यान रखा, किसानों का ध्यान रखा, बीपीएल वालों का ध्यान रखा, आपने युवाओं का ध्यान रख लिया। मध्यम वर्ग में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि टैक्स तो वही देंगे ना सर आप लोगों को। देखिए सोनल जी, ये भूपेश सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन का प्रमाण है कि पिछले 5 साल में कोई भी नया कर्ज नहीं लाया गया। पिछले 3 साल में देश के 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोई नया कर्ज नहीं लिया, उसमें अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। सुन लीजिए छत्तीसगढ़ की गरीब जनता पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज लादा है। 5 साल में 60,000 करोड़ का, 41,000 करोड़ का ये कमीशन खोरी के लालच में लाभ के अरे कमीशन खोरी, दलाली, कोचियागिरी सब तो आपकी सरकार में हुआ है। सत्ते तक का खेल हुआ है आपके यहाँ। सत्ते तक में सरकार के लोग शामिल रहे, ये जग जाहिर है। योगी और मोदी शामिल है। महादेव सत्ता में संरक्षण दे रहे। अरे सत्ता में तो कांग्रेस के लोग शामिल है। चाइना के बंद हो गए। शराब घोटाले में कांग्रेस के लोग शामिल है। आप पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। बिजली बिल हाफ की योजना है, वो गांव, शहर, अमीर गरीब सभी को लाभ मिल रहा है। जो 4,000 करोड़ की बिजली में रियायत दी है, जो 400 यूनिट तक बिजली बिल आधे का, और उसी तरह से 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी, वो सबको मिलेगी। नहीं, 200 यूनिट बिजली दो और लोगों को सट्टा खेलने के लिए प्रेरित करो, ये आपकी योजना है। सट्टा खेलने के लिए प्रेरित करो आप। महादेव ऐप से जीएसटी वसूलने का पास मोदी सरकार कर रही है। संरक्षण देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। रमेश बंस फोटो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है इसमें कौन जिम्मेदार है। महादेव ऐप के अपराधियों को मोदी सरकार और भाजपाइयों का संरक्षण है। 6,500 करोड़ चिट फंड जैसे नशे की लत आप युवाओं को लगा रहे। भाजपाइयों के तिजोरियां भर चुकी थी। ये वर्जिन आपने पिछले घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात की थी, और नियमितीकरण का क्या हुआ? नियमितीकरण किया। नियमितीकरण का क्या हुआ? शिक्षा कर्मियों को 2 साल बाद सेवा अवधि पूरी करने पर हमने नियमित किया। 85,000 नए पदों पर, नियमित सरकारी पदों पर भर्ती की। 1 लाख 2 साल के अंदर 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और ये हमारा संकल्प है, ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है। अरे शपथ पत्र है। भाजपा क्या फर्जी का संकल्प पर को जनता भरोसा नहीं करेगी। अमित शाह जुमला कहते हैं मोदी की गारंटी को, ये पहली बार नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है कि आप लोग सिर्फ मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं, आप पिछड़ों का अपमान करते हैं, यही तो आपकी गलती है। कहते हैं आप मोदी जी को जितनी गाली दीजिए, आप पिछड़ा वर्ग को जितनी भी गाली दीजिए, ओबीसी को जितनी भी गाली दे दें, ये जनता देख रही है। ठीक है, सुरेंद्र जी हो गया, श्रीचंद सुंदानी जी हो गया आपका। मैं अनिल जी का रुख कर रही हूँ क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बात मैं उनसे समझना चाह रही हूँ। सर, ये वादे करते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने यहाँ छोड़ दिए वादे अधूरे, आपने यहाँ छोड़ दिए थे वादे अधूरे। यहाँ जब वादे करके, घोषणा पत्र पढ़ के, जैसे आपने भी एक चिंता जाहिर की, और ये वाकई में जब आचार संहिता लगती है तो पोस्टर तक पार्टियों के हटा दिए जाते हैं, तो फिर ये घोषणा पत्र कोई कैसे जारी करते हैं? ये विषय चूंकि बात का है और वाकई में ये होना चाहिए। लेकिन अनिल जी, एक चीज थोड़े समझाइए कि जो लोग अपने वादे पूरे ना करें, फिर वो चाहे कोई भी दल हो, उनके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि उसके बाद, ये घोषणा पत्र के बाद सरकार आ जाएगी, फिर शर्तें लगती हैं कुछ, और उसके बाद आदमी को उलझा दिया जाता है उन चीजों में। इससे कैसे बचा सकता है, और इसके लिए कौन इनिशिएट करेगा, किसको आवाज उठानी चाहिए? जैसे बिजली बिल की बात हुई, अब बीच में छत्तीसगढ़ में खबरें आती रही बिजली बिल को लेकर कि भाई घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर ज्यादा बिल ले रहे हैं। बीजेपी कई बार आरोप लगाती रही। इधर बीजेपी ने भी वादा किया था पिछली बार कि भाई बोनस देंगे, आपको नहीं दिया। अब जब वो सत्ता से चले गए तब फिर याद आ रही है कि देंगे। ऐसे ही कांग्रेस ने पिछली बार कहा था जो बीजेपी ने बोनस नहीं दिया वो हम देंगे, वो भी नहीं दिया। तो अनिल जी, थोड़ा इसके लिए क्या होना चाहिए कि जनता से कोई झूठे वादे ना कर पाए कम से कम? देखिए, दोनों प्रवक्ता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाजपा और कांग्रेस के। संदीप वर्मा जी भी और श्रीचंद सुंदानी जी भी। दोनों को मेरा एक सजेशन है, गाना बड़ा अच्छा है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ये गाना वो पूरे 5 साल तक रखते रहे, ताकि सरकार बने तो वादा करने का याद रहे कि हमने क्या वादा जनता से किया था। देखिए, आपने जो बात उठाई उसके लिए तो 2 ही विकल्प हैं। जो पहला विकल्प तो लोगों के पास आ गया है, नोटा, कि नन ऑफ दिस वाला जो बेटर है, कि अगर आप कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप उसको वापस बुला लीजिए, या नोटा दबा दीजिए कि हमको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है।
ये मतदाता के सामने एक विकल्प है। इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हुआ है और नगर पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों को वापस बुलाया है जनता ने। तो ये एक सजा होती है कि आपने वादे पूरे नहीं किए, आपने सुराज अच्छा नहीं दिया, आपने सरकार अच्छी नहीं चलाई, इसलिए हमने आपको वापस बुला दिया। दूसरा जो मैंने कहा कि दूसरा वादा जो है वो मतदाता ही है कि मतदाता को अब ये पढ़े लिखे मतदाता को देखना होगा कि क्यों इस तरह के वादे झूठे होते हैं। जब आप उसको पूरा नहीं कर सकते तो वादा करने का मतलब नहीं है लाखों वोट आप ले लेते हैं, एक वादा करके आप लाखों वोट हासिल कर लेते हैं। तो मतदाता पढ़ा लिखा है, अब समझ रहा है धीरे धीरे बातों को। इसीलिए आप देखिए कि जोगी सरकार खारिज हुई, फिर 15 साल भाजपा ने राज किया, फिर भाजपा ने अति की ज्यादती की तो उसने कांग्रेस को मौका दे दिया। तो चिंता मत कीजिए, जनता जनार्दन सब कुछ है और वो इसके जरूर विकल्प ढूंढ लेगा, नहीं तो संवैधानिक व्यवस्थाएं तो हम बना ही सकते हैं। देखिए, अब दूसरी जो मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त देंगे, 10 लाख तक का स्वास्थ्य का वादा तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने किया है और 18 लाख परिवार आवास देने का वादा भी दोनों राजनीतिक दलों ने किया। इसका दिल खोलकर स्वागत होना चाहिए क्योंकि आज के दौर में स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास ये दो बड़ी चीजें हैं। ये बिल्कुल आप व्यक्ति को मिलना चाहिए, गरीब से लेकर अमीर तक को मिलना चाहिए और इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसमें व्यवस्था की है। मैं आपको कुछ बीजेपी के जो ऐसे वादे जो सामने नहीं आ सके, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। आपको याद है, देखिए कि छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व कितना ज्यादा, इतनी मौतें हो रही है मानव हाथी के द्वंद्व से। उस पर बीजेपी ने कहा है कि 7.5 लाख रुपए उसे मुआवजा दिया जाएगा उस व्यक्ति को। इसी तरह बीजेपी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो गरीबी में काम करते हैं, उनको 2,000 रुपए की मदद देने की बात हुई है। यूपीएससी और पीएससी की परीक्षा की तैयारी युवा कर सके इसलिए प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बात हुई है। इसका भी युवा बहुत स्वागत करेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि लैटरल एंट्री की शुरुआत बीजेपी ने केंद्र में की थी, अब वो राज्य में भी करने जा रही है। उसने ये वादा किया है कि जो युवा 2 बार पीएससी निकाल चुके होंगे, इंटरव्यू तक पहुंचे होंगे, उनको लैटरल एंट्री के थ्रू राज्य की नौकरियों में सुविधा दी जाएगी। ये एक बड़ी बात है। और चिट फंड में फंसी राशि, खैर ये तो कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस ने इसमें ज्यादा अच्छे से गेन किया है। एक तरह से बहुत ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किया कि चिट फंड में फंसी राशि उन्होंने जनता को वापस लौटाई है जो भाजपा के राज में लूटी गई थी। तो ऐसे बहुत से वादे हैं। इसी तरह डायलिसिस सेंटर, बड़ी बीमारियां हो रही हैं आजकल, डायलिसिस केंद्र खोलने की बात भी हर ब्लॉक में बीजेपी ने की है। 57,000 रिक्त शिक्षकों पदों पर भर्ती की बात कही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं और उन घोषणाओं में खास तौर पे जो स्कूलों तक, स्कूल से लेके मेडिकल तक फ्री शिक्षा की बात है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की बात है, फिर भूमिहीन मजदूरों को जो राशि वो 10,000 देंगे साल की, ये भी एक बड़ी बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप पिछली बार भी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लेकर के आए थे, वो शायद शुरू नहीं हो सकी। उसमें आपने कहा था कि हम 25 लाख तक का इलाज देंगे। वो यदि सुविधा होगी तो कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा लोगों का बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि सभी दोनों ही राजनीतिक दलों ने जनता के कल्याण के लिए ही ये सब किया है और देखना ये होगा कि अब इस पर जनता कितना भरोसा जताती है और किसकी सरकार प्रदेश से बनती है। ठीक है अनिल जी, और ये भी देखना होगा कि कितनी जनता का कितना कल्याण हुआ है और कल्याण एग्जैक्टली किस किस का हुआ है, ये भी अब सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र जी, ये खूबचंद बघेल जी का जो जिक्र किया योजना का अभी अनिल जी ने, इस पर आपसे टिप्पणी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, खाली एक करेक्शन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है जिसमें लाखों परिवारों को राहत मिली है। 25 लाख तक 11 बीमारियां उसमें थी, कैंसर से लेके हार्ट और अलग अलग बीमारियां कवर है। लाखों हितग्राहियों को लाभ मिला है और पिछले 5 साल से ये योजना भूपेश सरकार चला रही है और वो आगे भी चलती रहेगी। हमारी गारंटियां तो लागू हो गई है। 1 नवंबर से 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी शुरू हो गई है। जिस तरह से 23 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, आवास न्याय योजना, जब मोदी सरकार ने नया सर्वे कराया और न ही राशि देने की व्यवस्था की, तो हमारी सरकार ने सर्वे कराकर जो हमारी ये गारंटी है आवास की वो भी शुरू कर दी है। तो यह नीति और नियत का अंतर है।
भूपेश सरकार में ये देखिए, अभी लेमरू प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, सोनल जी सुन लीजिए। मोदी सर ये निकम्मे सांसद है, आप ये बताइए 16 लाख मकानों का पैसा दिल्ली वापस कैसे गया? साल खत्म होता है मार्च में और मोदी सरकार दुर्भावनापूर्वक नवंबर के महीने में वापस ले ली। 40% राजस्व नहीं दे पाए, इसलिए वो राशि वापस चली गई। 540 करोड़ राज्यांश का पीएनबी में जमा था। ये इनकी दुर्भावना का प्रमाण है। ये सरासर झूठ। मैंने पहले ही कहा कि आप झूठ का पुलिंदा लेके आए। संघियों का आदत है, इन संघियों की महारत है झूठ बोलने में। लफाजी आपकी बौखलाहट दिखा रही है, आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि आप कहीं न कहीं झूठ का पुलिंदा लेके आए जनता के बीच में। केंद्र ने आदेश जारी किया था, 2018 तक सरकार में रहे, ये वहां पर लेमरू रिजल्ट बना नहीं पाए। 1992 किलोमीटर का हमारी सरकार बना रही है। 27 जुलाई 2022 को केंद्र में गया है, क्योंकि ये सम्मति एक भी प्रोजेक्ट 5 साल में आपने शुरू नहीं किया। एक कोई आपने एक्सप्रेस वे जैसा रोड नहीं बनाया, एक भी आप नया काम नहीं शुरू कर पाए। जो काम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने शुरू किए थे ना, उसी का लोकार्पण आप कर रहे हैं। जितने भी आज एक्सप्रेस वे 4 लाइन 6 लाइन ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की आप उसी का लोकार्पण करके अपनी नाम की पट्टी लगा रहे हैं। कितना कमीशन खाया था एक्सप्रेस वे में? उद्घाटन से पहले जर्जर था, हमारी सरकार ने फिर से तोड़ के बनाया। अरे ये तो आपका याद आ रहा है, दिखावा था। इन भाजपाइयों को याद आ रहा है। आज एक्सप्रेस वे पे नाज है हम लोगों को। की छाती में जो भ्रष्टाचार आपने किया। अरे डीकेएस हॉस्पिटल हमने बनाया रायपुर में, 450 बिस्तर का डीकेएस हॉस्पिटल को हमने बनाया, एक्सप्रेस वे को हमने बनाया, जिला अस्पताल को हम लोगों ने। एक्सप्रेस वे तो पाप है भ्रष्टाचार का, कुशासन का। सारे ओवरब्रिज तोड़ के हमारी सरकार ने फिर से बनाया है। सड़कों का जाल, पुल पुलिया, गांव को शहर से जोड़ने का काम, चमचमाती सड़कें, केवल कमीशन ये सब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की। पैसा इतना जमा हो गया इन भाजपाइयों के पास, वर्जिन आइलैंड में खाता खोले, कौन है अभिषेक से पैसे आपके जब्त हो रहे, करोड़ों रुपए आपके जब्त हो रहे। रमन मेडिकल कवर था, किसका पता था? अरे ईडी जहाँ छापे मारती है वहाँ खजाने से पैसा निकलता है। कमल छाप के मूल प्रचारक ईडी और सीआईटी है छत्तीसगढ़ में। जहाँ भी ईडी छापा मारती है, अभी 5 करोड़ रुपया भिलाई में पकड़ा गया। ये क्या वालों को वो प्रेम प्रकाश पांडे के सहयोगी हुआ करते थे। अच्छा, आरोप आप पे है, रमन सिंह लोग आप पे पकड़ा रहे हैं। अदाम हम मुख्यमंत्री का ले रहे हैं और आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। षड्यंत्र रचते हैं और ईडी उसको प्रेस रिलीज जारी करके प्रमाणित करती है। तो ये तो रात के अंधेरे में अमित शाह आते हैं। अनिल जी एक सवाल इस बीच, इस तू मैमे के बीच मुझे पूछना है। ये थोड़ा सा ये समझा दीजिए मुझे कि ये जैसे अभी जो बहस कर रहे थे सुरेन जी और शीचन सुंदरानी जी, कहते हैं कि केंद्र हमें पैसा नहीं देता क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ये कहते रहे। बीजेपी कहती रही केंद्र ने तो पैसा भेजा लेकिन हमारी योजनाओं को फेल करने के लिए राज्य में उसे ठीक ढंग से लागू नहीं करवाया गया। सर इसको कैसे जनता को स्पष्ट करना चाहिए? देखिए, जनता बड़ी समझदार है और केंद्र यदि कोई राशि देती है तो जाहिर सी बात है, आजकल तो बहुत सारे संसाधन आ गए जिनके चलते आप सच का पता कर सकते हैं। कांग्रेस कितना सही बोल रही है या भाजपा कितना झूठ बोल रही है, इसका तो पता हम लगा सकते हैं। देखिए, आरटीआई है आज के दौर में आ गई है। आज के दौर में वेबसाइट में डाल दिया जाता है कि वेबसाइट में कितना डाला गया है और कितनी मदद दी गई है राज्य सरकार को। लेकिन देखिए, इस पर बहस में मुझे लगता है पड़ना नहीं चाहिए। फालतू की बहस है कि केंद्र सरकार कितना दे रही है, नहीं दे रही है, राज्य सरकार कितना उस पे प्राप्त कर रही है। लेकिन जनता का पैसा है, दोनों राजनीतिक दलों के देखना होगा कि जनता का विकास आपको करना है। इसलिए कोई विकास के मामले में नजरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कितना अच्छा दृश्य दिखा था अभी जब महीनों पहले प्रधानमंत्री एक केंद्रीय योजना का उद्घाटन करने आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ पकड़ करके मंच पे रखा उन्होंने और अपने साथ उनको खड़ा किया उन्होंने कि आइए आप भी हेल्प करिए क्योंकि ये पैसा आपका है और आपके मार्फत योजनाएं चल रही है। तो
तो मोदी जी का भी देखा था हमने कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंच शेयर किया और इस तरह योजनाओं को एक साथ लॉन्च किया। तो जो बड़े नेता हैं वो समझते हैं बात को और बातचीत से ही कोई समाधान निकल सकता है। आप बहस करके तो कोई मतलब नहीं है, या झूठे आरोप आप लगाएंगे। जनता बड़ी समझदार है, जनता ही जानती है कि आप केंद्र सरकार कितना धान खरीदी में पैसा दे रही है और राज्य सरकार उसमें कितना जोड़ रही है। ये अब छिपा नहीं रहा, ये सब चीजें खुलासे हो चुके हैं। तो अब ये चीजें समझना होगा हमें थोड़ा सा। जिस तरह अमेरिका में फेडरल इलेक्शन होते हैं या ब्रिटेन में कंजर्वेटिव इलेक्शंस होते हैं, उस पर हमको उस तरह से फोकस करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब मतदाता पढ़ा लिखा है, मतदाता जागरूक है, वो ये समझ रहा है। तो ये बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों ही राजनीतिक दलों को जनता की सेवा करनी चाहिए, और चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, इसमें राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। अगर जीएसटी का पैसा राज्य सरकार को 10,000 करोड़ लेना है तो उसे देने में क्या फर्ज है? आप क्यों उसको 6-6 महीने लटका के रखते हैं? एक तरफ आप वादा करते हैं कि जीएसटी से खजाना लबालब भर गया है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार अपने ही अधिकार का पैसा मांगने के लिए आपको लेटर पे लेटर लिख रही है और उसका कोई उसका कोई असर नहीं होता। लेते हैं ना श्रीचंद सुंदरानी जी, बताइए। देखिए, ये निश्चित रूप से बेबुनियाद आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहयोग नहीं करती, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। जीएसटी का पैसा एक जैसा कलेक्शन होता है उसके दूसरे महीने सभी राज्यों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे सभी राज्यों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अधिकांश सरकारें हमारी है, हमारे पार्टी की है, जैसे हमारे पार्टी की सरकारों को जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार 75,000 करोड़ रुपए देती थी केंद्र से, जब यूपीए 1 यूपीए 2 थी। 3 लाख करोड़ रुपया दिया है राज्य सरकार को, 3 लाख करोड़। लेकिन उसके बाद भी यहां प्रदेश की सरकार सिर्फ जनता के बीच में मोदी जी की छवि को बिगाड़ने का काम, मोदी जी पे गाली देने का काम, कहीं न कहीं ओबीसी का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लगी रहती है। कहीं पे भी छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं रुका। कोरोना महामारी के चलते क्राइसिस थे, थोड़ा आगे पीछे पैसा आया, लेकिन आना पाई छत्तीसगढ़ की सरकार को दिया है। बल्कि मनमोहन सिंह की यूपीए 1 यूपीए 2 के मुकाबले 5 गुना 4 गुना पैसा अधिक दिया है। ठीक है सुरेन जी, अब पहले तो क्या दिखा रहे हैं आप? चूंकि मोबाइल में लाइट है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्या है वो पढ़ के बता सकते हैं? दूसरा, सुंदरानी जी ने कहा कि बेबुनियाद के जो है आरोप मत लगाइए, कह रहे हैं दिखाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए मोबाइल और कुछ कागज ले आते हैं। कहाँ से दबाव बनेगा? सुनते हैं ना सुरेन जी क्या बोल रहे हैं। जी सुरेन जी, क्या है मोबाइल में, क्या है सर? पूरी जिम्मेदारी से मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ, आप तय कर लीजिएगा। 2140 करोड़ कोल की रॉयल्टी का 2018 से दिसंबर 2018 से लेके आज दिनांक तक 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, स्टील और सीमेंट में अग्रणी है, कोयला, आयरन और बॉक्साइट और स्टील के खनन में पूरे देश में अग्रणी है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति, क्योंकि उत्पादक राज्यों को क्षति होती है, उसकी पूर्ति के लिए जो जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लगाया जाता है वो 1 जुलाई 2022 से छत्तीसगढ़ को देना बंद कर दिए हैं। और उस क्षतिपूर्ति को वसूलने के लिए जो मोदी सरकार देश भर में सेस लगा के वसूल रही है, वो वसूली की प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक ये बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब सोनल जी, मोदी जी सेस के लिए क्षतिपूर्ति की राशि तो वसूलेगी, लेकिन उत्पादक राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति 1 जुलाई 2022 से बंद कर दी है। अभी सुंदरानी जी कह रहे थे छत्तीसगढ़ के ऊपर एहसान करती केंद्र की मोदी सरकार। 4,61,000 करोड़, मैं मदबार गिना देता हूँ, 4,61,000 करोड़ इन 4.5 साल के भीतर मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से वसूला है, और दिए केवल 1,37,000 करोड़। मतलब जितना लिए हैं उसका 30% भी नहीं। और सुन लीजिए, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इनके फोकस में इनको किसानों की कर्ज माफी से सुन लीजिए, किसानों की कर्ज माफी से परहेज है, महिला समूह को देने से परहेज है। कांग्रेस के लोग फर्जी आंकड़े दिखाने का काम करते हैं, ये तथ्यात्मक नहीं है। जिम्मेदारी से ये आरबीआई ने दिया है, आरटीआई के तहत। गुजरात के ही व्यक्ति ने आरटीआई लगाया था। गुजरात के व्यक्ति के आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने ये कहा है कि मोदी के कुछ दर्जन पूंजीपति मित्र हैं जिनका मोदी सरकार ने 24,95,000 करोड़ रुपया पिछले 9.5 साल में राइट किया है। आप लोग अडानी अंबानी को याद करते हैं क्या? आप पूरी कांग्रेस पार्टी सपने में भी, रात के सपनों में भी यही देखते हैं क्या?
जब 2016-17 में यहाँ रमन आप लोगों ने तय कर रखा है क्या झूठे आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, मोदी जी को बदनाम करना? ये मोदी की दलाली, अडानी की दलाली में भाई खड़े हैं नंदराज पर्वत को बेचने का काम। आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बोलने का कुछ है नहीं, आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बोलने का है नहीं। आप ईडी की कार्रवाइयां हो रही है, आप 2,500 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ा जाता है, आपका धान घोटाला, चावल घोटाला पकड़ा जाता है, गोरखान का घोटाला पकड़ा जाता है, आपके ऊपर रेत घोटाले का आरोप है, आपके ऊपर कोयले घोटाले का आरोप है। थोड़ा उन पे भी तो बोलिए, थोड़ा उन पे भी तो बोलिए। आज सिर्फ एक रट के रखे हो, मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे लेवल तक, खड़गे जी से लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक, अडानी के एजेंट के तौर पर जो उद्योग जगत का अपमान कर रहे हो, तो कौन आएगा अडानी को दिया, कौन आएगा छत्तीसगढ़ में आपको इन्वेस्ट करने के लिए? आप उद्योगपतियों को बदनाम करते हो, व्यापारियों को बदनाम करते हो, ओबीसी को बदनाम करते हो। नगर नार प्लांट एनएमडीसी का अडानी को बेच रहे हैं, दीपम केंद्र सरकार ये भी एक झूठा आरोप, ये भी एक झूठा आरोप। एक सवाल मैं तीनों से करूंगी, अनिल जी के पास आखिरी में आऊंगी। पहले चूंकि श्रीचंद सुंदानी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए, आपने कहा कि फर्जी आंकड़े। चलिए ठीक है, आप पास आंकड़े हो तो बता दीजिए कि वो क्या सही आंकड़े हैं। मैं बता रहा हूँ 3 लाख करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने राज्य सरकार को दिया है। नहीं, अब हम वही है ना कि अब वही मैं अनिल जी से पूछ रही थी। हाँ, मैं आपको सिलसिलेवार आपको एक बिंदुवार तो नेक्स्ट टाइम जब आए तो तैयारी के साथ आ जाइएगा, पूरा देख लेंगे। सुरेंद्र जी को भी बुला लेंगे, वो भी तैयारी के साथ आएंगे और उसके बाद आंकड़ों पर खेल लेंगे। लेकिन अभी जरूरी है कि घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों का आया, 7 नवंबर को जो है पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और बौछार कर दी बिल्कुल। कैश बेनिफिट भी दे रहे हैं, देना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अब तो हम विकसित राष्ट्र हो गए हैं कहते हैं ऐसे, और यदि विकसित हो गए या विकासशील भी हैं तो इतने समय के बाद भी यदि हमें कैश बेनिफिट देना पड़े तो ये भी चिंता का विषय है। लेकिन इस बीच श्रीचंद सुंदानी जी अब थोड़ा ये समझाइए, अभी आपने कहा कि 60,000 करोड़ का कर्जा है, ठीक हूं मैं? आपने यही कहा था अभी छत्तीसगढ़ सरकार पर। तो सर 60,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने लिया है, ठीक है ना? तो हमारी सरकार के समय में 15 साल हमारी सरकार, 3 साल कांग्रेस की सरकार, 18 साल में इस छत्तीसगढ़ पे 41,000 करोड़ का कर्ज था, जो बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया। 60,000 करोड़ मात्र 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने कर्ज लिया है। इसका मतलब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जदार बना दिया इन्होंने। अच्छा, तो ये जो अभी घोषणाएं की, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ। सुरेंद्र जी इस पर जवाब तैयार कर लीजिए जब तक, कि कैसे आप ये कर्जे के बीच जो आपने घोषणा पत्र में बौछारें लगा दी, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, इसके लिए वो करेंगे, कैसे करेंगे सर? और उसके लिए आपने कुछ तैयारी की है, बस ऐसे ही बोल देंगे कि हम तो कर देंगे? कहां से कर देंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लीकेज खत्म करेंगे। शराब में आपको बताऊं, जितना राजस्व शराब का इन्होंने वैधानिक रूप से प्राप्त किया, उतना अवैध शराब पूरे छत्तीसगढ़ में बिकी। लीकेज को समाप्त करेंगे। और भी बहुत सारे लीकेज हैं, जो भ्रष्टाचार, रेत का मामला हो या कोयले का घोटाला हो, ये लीकेज खत्म करके हम छत्तीसगढ़ सरकार की आय को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आय बढ़ाएंगे। और जो वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, अक्षरतः हम इसका पालन करेंगे। हमारा ये संकल्प है। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र करती है, 36 वादे करती है, 6 पूरे नहीं करती। बात ये लोग क्या करेंगे? नए वादों पे इनको कहां से पैसा लाएंगे, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र जी आपकी क्या तैयारी इस पे? ये तमाम जो घोषणाएं की कैसे करेंगे? बीजेपी तो कहती रहती है कि आप अपना जो पैसा है छत्तीसगढ़ का, वो आपने आसाम में लगा दिया, आपने हिमाचल में लगा दिया, आपने कर्नाटक में लगा दिया। धीरे से बोल रहे हैं श्रीचंद सुंदानी, उत्तर प्रदेश में भी बोलिए मैडम, मैं तो बोल ही रही हूँ, आ रही हूँ उस पर। अब बताइए, ये सारा पैसा जो है वहां भेज रहे हैं, तो ये जो घोषणाएं करें इसे कैसे एडजस्ट करेंगे? सोनाल जी, आपको याद था नागपुर, लखनऊ और दिल्ली का पता था नाम की लाल डायरी में, तो भाजपाइयों को अपने पाप याद आ रहे हैं। मूल बात, छत्तीसगढ़ का बजट जो है लगभग 1.25 लाख करोड़ का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऊपर जो पूरा कर्ज है वो जीडीपी का मात्र 2.7% है, जबकि केंद्र में आप तुलना करेंगे तो 8% है और गुजरात में 14%। मेरे 60,000 करोड़ कर्ज लिया कि नहीं लिया, ये बताओ ना। सुन लीजिए, अरे अपने समय में बोलिए। आप 60,000 करोड़ का कर्ज दिया, उस पर बात करो ना। 2.5 केंद्र की मोदी सरकार ने
86,000 करोड़ रुपया, उसमें मैं मधुवार गिना दे रहा हूँ। सुरेन जी, आपने जो कर्जा लिया उस बीच कैसे करेंगे वो करेंगे। फिर से मोदी पे मत जाइए प्लीज, लोकसभा के इलेक्शंस में बात करेंगे। अभी प्लीज जल्दी से बताइए कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे तमाम पैसा जो घोषणा पत्र में बांट रहे हैं आप। कैसे दूंगा, आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो जवाब कैसे दूंगा। छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार का पैसा है जो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, जो कोल की रॉयल्टी है, जो जीएसटी का बकाया है, वो छत्तीसगढ़ को मिलेगा ना। अगर एक मुश्त देते तो आज छत्तीसगढ़ के आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। विजय बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के पक्ष में खड़े हैं, पाटन से चुनाव प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के। रुक करते हैं उनका, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों की बढ़ाने की बात कही, और तो और रेडी टू ईट जो हमारी बहनें बनाती थी उनको काम से अलग कर दिया गया, उसको ठेका दे दिया गया बड़े धन्ना सेठ को, ताकि कमीशन खोरी हो सके। और उनको कहां लगा दिए, जो फर्जी काम होता है बदनाम वो हो, वर्मी कंपोस्ट बनाने में लगा दिए। और उनके ऊपर दबाव, 2 से 2.5 महीना लगता है वर्मी कंपोस्ट बनने में। मैं भी किसान हूं, यहां बहुत सभी लोग 2 से 2.5 महीना लगता है। लेकिन ये तो उनके खुद के गांव में पकड़ा था। क्रेशर में बहनों को दबाव डाला गया, आप डालो, सूखा गोबर को पीसो और निकालो। दबाव सरकार का है, दबाव मुख्यमंत्री का है, और किसानों के साथ दादागिरी कि ये वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा। अंग्रेजों के जमाने में भी किसानों के साथ दादागिरी नहीं हुई। अंग्रेज भी कभी ये नहीं बोले कि यही खाद को डालना है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो अपने आप को किसान का बेटा कहता है ना, वो कहता है सेल्समैन अब कलेक्टर को दवा देगा, कलेक्टर एसडीएम को, एसडीएम तहसीलदार को, तहसीलदार सोसाइटी के प्रबंधक, और प्रबंधक को सेल्समैन को, जो दैनिक वेतन होगी है। वो किसानों पे कहे इधर मत जाना, डीएपी यूरिया तुमको जब मिलेगा जब तुम ये वर्मी कंपोस्ट लोगे। सवाल जवाब करने पर सीधे सीधे उनको कहा जाता है मुख्यमंत्री का दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते। बेचारा क्या करे, सरल सीधा किसान, भोला भाला किसान, वो ले जाके अपने कहीं भी उसको फेंक रहे 900 रुपया का। वजन भी देखिए, उपभोक्ता फोरम का चार्ज लग जाए ना, सरकार कटघरे में खड़े हो जाएगी। 30 किलो वजन बताते हैं। कहीं भी आप लोग भी गौठान का निरीक्षण किए, 15 किलो, 20 किलो, 22 किलो, उसमें भी डंडी। और वो महिलाएं बेचारी उसका वीडियो बनाया भी, जब मैं वक्तव्य दिया था ना, तो अभी वीडियो बना के चला रहे हो कांग्रेसी लोग, ये महिलाओं को अपमानित किया विजय बघेल करके। मैं महिलाओं को अपमानित नहीं किया, महिलाओं का सम्मान हमारे दिल में बहुत है। उन महिलाओं के साथ गलत काम करा रही है सरकार, और आज उस दर्द और पीड़ा से किसान परेशान है। जी, विश्व बाजार में जो डीएपी, यूरिया और पोटाश की कीमत है 4 गुना बढ़ गई है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद तो और बढ़ गया है। लेकिन 10 लाख हजार करोड़ की सब्सिडी देकर किसान भाइयों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए उसी कीमत पर यूरिया, पोटाश और डीएपी दे रहे हैं। जो केंद्र से भेजा हुआ यूरिया, डीएपी, पोटाश है, उसमें दादागिरी ये करने वाले कौन होते हैं कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट नहीं लोगे तो हम ये तुमको यूरिया, डीएपी और पोटाश नहीं देंगे। तो ये सब बातें हैं, और बाकी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, 2 दिन हो गया। और मैं 2-3 बात ये कहूंगा कि कुछ बिंदु देखिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 20 क्विंटल 3200 रुपये, थोड़ा गणित लगाइएगा, ये होता है 64,000। हम दे रहे हैं 21 क्विंटल 3100 रुपये
65 क्षेत्र की जनता कोई भरोसा करने वाली नहीं है। हम लोग 2100 रुपए समर्थन मूल्य भी देखे भाजपा का, 400 रुपए 300 रुपए बोनस भी देखे, तो देख चुके हैं जनता। दीपक बैज जी मौजूद है और आप कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी चर्चा करेंगे। सर ये बताइए, अभी जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है ये कांग्रेस के लिए कितना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है ये हमारे लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र है। हमारे इस ब्रह्मास्त्र से छत्तीसगढ़ी जनता की उन्नति होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नेस्त नाबूद होगा। जिस तरह से कांग्रेस ने, भाजपा ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसमें प्रदेश के साथ साथ जिले के भी ख्याल रखा है। जो 2 बकरी दिया जाएगा, तमाम प्रकार की घोषणा की, उसमें अपने दिखा नहीं सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह से फोटोकॉपी है कांग्रेस का। उनके घोषणा पत्र से क्षेत्र की जनता कोई भरोसा करने वाली नहीं है। हम लोग 2100 रुपए समर्थन मूल्य भी देखे भाजपा का, 400 रुपए 300 रुपए बोनस भी देखे, तो देख चुके हैं जनता, भुगत चुकी है 15 साल। तो ये कांग्रेस देखो जो कहती है वो करती है, ये सबसे बड़ा भरोसा। इसलिए कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पे तो फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया जिसका नाम दिया भरोसे का घोषणा पत्र। और इस बीच क्या क्या बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने की वो हमने बताया। उसके बाद बीजेपी का भी पक्ष जानने की कोशिश की। हमारे साथ स्टूडियो में श्रीचंद सुंदरानी जी मौजूद रहे, इधर से डॉक्टर आनंद द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद रहे, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे लगातार और कांग्रेस का पक्ष रखते रहे। और इसी के साथ अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके संकल्प पर और किसके भरोसे पर जनता भरोसा कर रही है या संकल्प पर भरोसा कर रही है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए थम जाएगा। 7 नवंबर को वोटिंग है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र, बस्तर और राजनांदगांव के आसपास के वो तमाम क्षेत्र, लगभग 20 सीटें हैं जिस पर पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। आप सब तैयार रहिए। INS 24/7 आपसे अपील करता है कि वोट करने जरूर जाइए। और अब तो दोनों के घोषणा पत्र सामने हैं और दोनों के कार्यकाल आपने देख लिए हैं, कांग्रेस के 5 साल, बीजेपी के 15 साल। तो जाहिर तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसे मौका देने जा रही है। दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं, दम लगा रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।